गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 15.6 बी पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेडियो एक्टिवता। ठीक है, तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी एच बेकेरेल ने 1896 में। होता क्या है, हमने बताया था रेडियो एक्टिवता में क्या होता है कि कोई भी जो नाभिक होता है उससे अल्फा, बीटा और गामा निकलते हैं, है ना। तो अल्फा और बीटा तो होते हैं कण, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और गामा होते हैं विकिरण या फोटोन। ठीक है, तो अल्फा तो होते हैं हीलियम के नाभिक, तो बताया हुआ है हीलियम के नाभिक उत्सर्जित होते हैं, और बीटा होता है पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, और गामा उच्च ऊर्जा के फोटोन होते हैं, या इन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ले सकते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी ले सकते हैं इनको, और ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिवता क्या होती है, किसी भी नाभिक से अल्फा बीटा कण और गामा विकिरणों का उत्सर्जित होता है, तो इस प्रक्रिया को हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। सभी नाभिक रेडियो एक्टिवता नहीं दर्शाते हैं। ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर होता है उन सभी में प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता होती है। लेकिन जैसे कार्बन 14 है, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, उसमें वो भी प्राकृतिक रेडियो एक्टिव है, उसका परमाणु क्रमांक 82 से बहुत कम है, 14 ही है, द्रव्यमान संख्या 14 ही है, तो उसकी और परमाणु क्रमांक 6 ही है, फिर भी वो रेडियो एक्टिवता दर्शाता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनका लगातार विघटन होता रहता है, जो अल्फा बीटा कण और गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आगे अब आते हैं, तो उसमें रेडियो मैथमेटिकल पार्ट मान लीजिए इस चैप्टर का, ये रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। ये रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम क्या है कि कोई भी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, उसके विघटन की दर, देखो हम यहाँ क्या लेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकों की संख्या लेंगे n, कि किसी भी समय t पर कितने नाभिक है उसके n। तो इस n का समय के साथ परिवर्तन की दर, n की समय के साथ परिवर्तन की दर को लेते हैं हम क्या, dn/dt। इसी को बोलेंगे हम क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर। इस dn/dt को क्या कहते हैं, विघटन की दर। रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो dn/dt समानुपाती n, और जब हम ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, लैम्डा। लैम्डा होता है उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षयांक। इसके 3 नाम है, देखिए, क्षय स्थिरांक, क्षयांक या विघटन नियतांक, विघटन स्थिरांक कहते हैं इसको। ठीक है, अब हमने यहाँ माइनस साइन क्यों लिया है, देखो मैंने बताया आपको कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का चरघातांक, रेडियो पदार्थ में सक्रिय नाभिकों की संख्या लगातार घटती जाती है। अगर हम माइनस साइन नहीं लेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि n का मान समय के साथ बढ़ेगा, फिर तो घटना चाहिए। तो माइनस साइन इसलिए लगाते हैं, ये दर्शाता है कि n का मान समय के साथ घटता जा रहा है। ठीक है, कि ये दर्शाता है कि n का जो मान है वो समय के साथ घटता जा रहा है। अब आगे हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन लिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का चरघातांकी रूप से क्या होता है, क्षय। अब पहले आप ये समझे चरघातांकी क्या होता है। देखो किसी भी कांस्टेंट संख्या पर कोई भी वेरिएबल, अचर राशि पर चर राशि, कांस्टेंट पर चर राशि, वेरिएबल राशि की घात लगा दें तो ये चरघातांकी फलन कहलाता है। अब हमारे ई एक राशि होती है, ई इसका मान 2.71 के आसपास होता है। तो ई जो होता है, ई भी कांस्टेंट राशि, इसका मान फिक्स होता है। जो लॉग में ई लगाते हैं ना, बेस में ई, वो वाला ई है ये, इसका मान 2.7 समथिंग होता है। तो इस पर भी कोई संख्या टी लगा दूं मैं समय, तो ये चरघातांकीय फलन हो गया। ये क्या कहलाता है, चरघातांकी फलन। ये मैथमेटिक्स की चीज़ है कि चरघातांकी फलन होता है। ठीक है, तो ये जो चरघातांकी फलन है, इस चरघातांकी इस रूप में हम लाएंगे क्षय को। तो देखिए कि हमने बोला dn/dt बराबर माइनस लैम्डा n। अब n को इसके अपोन में ले आए हम, और dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो n को इसके अपोन में ले आए हैं और dt को इधर मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। अब लिमिट लगा दी हमने, समय की लिमिट ले ली हमने 0 से लेकर t, और हमने यहाँ पर ये बात आगे भी बहुत बार काम में आएगी, हम ये मान लेते हैं कि माना t = 0 पर शुरुआत में कुल मिलाकर सक्रिय नाभिक कितने थे, n0।
t इक्वल टू 0 पर कितने थे n नॉट, और समय t पर कितने हो गए, फिर घटते जाएंगे वो, तो समय t पर कितने हो जाएंगे n। तो आप ये समझ सकते हैं कि n नॉट का जो मान होगा वो n से ज़्यादा होगा, क्योंकि समय के साथ सक्रिय नाभिकों की संख्या घटती चली जाएगी। अब log n n नोट से n माइनस, यहाँ हमने इसका समाकलन कर दिया, ध्यान दीजिए यहाँ समाकलन का फॉर्मूला बताया हुआ है कि 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। तो 1/n का समाकलन हो गया log n माइनस लेमडा dt, केवल dx आ जाएगा ना तो उसका समाकलन x होगा। तो जैसे यहाँ केवल लेमडा तो कांस्टेंट राशि है, बताया था अभी हमने, तो ये लेमडा बाहर आ जाएगा, लेमडा को हम बाहर ले लेंगे, dt का समाकलन कितना होगा t। अब हम यहाँ लिमिट लगाएंगे। देखिए लिमिट पहले आप जानते हो, पहले हमेशा अपर लिमिट लगाई जाती है, उसके बाद लोअर लिमिट लगाई जाती है। तो अपर लिमिट तो लगा दी log n माइनस लोअर लिमिट लगा दी log n नोट, माइनस लेमडा अपर लिमिट लगा दी t और लोअर लिमिट लगा दी 0। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए, एक और फॉर्मूला काम में लिया हमने यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ log m माइनस log n। यहाँ बेस ई ले रहे हैं, चाहे आप ई बेस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, log का आधा ई ले रहे हैं, तो ये होता है log m अपॉन n। तो log m अपॉन n लगा दिया हमने, तो यहाँ m की जगह तो आ गया यहाँ पर n, और n की जगह यहाँ आ गया n नोट, तो log m अपॉन n, आधार कितना है log का, ई आधार है, इक्वल टू क्या हो गया माइनस लेमडा t। अब यहाँ आधार ई है, ध्यान दीजिए आधार क्या है यहाँ पर ई है। अब हमने फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए आप, log आधार a है, संख्या b है, इक्वल टू क्या है c। तो अब हम इसकी तुलना करें इससे, तो c की जगह तो है माइनस लेमडा t, a की जगह पर आधार की जगह पर है e, और संख्या b की जगह पर है n अपॉन n नोट। जब इधर से log हटाते हैं तो ये b इक्वल टू a की घात c, यानी log में जो संख्या होगी उसके बराबर आ जाएगा आधार की घात बराबर में जो भी है वो। अब ये नियम यहाँ लगाओ, b की जगह पर n बटा n नोट तो यहाँ रहेगा, और log में जो भी आधार है इधर वाली राशि उसकी घात में चली जाएगी। एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, तो n अपॉन n नोट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू हो गया n नोट ई की घात माइनस लेमडा टी। अभी मैंने बताया था आपको, ई की घात में कोई भी t या वेरिएबल राशि, चर राशि आ जाए तो ऐसे फलनों को हम क्या बोलते हैं, चर घातांकी फलन कहते हैं। और माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है मतलब n का मान समय के साथ घटता जाएगा। तो ये यहाँ पर समीकरण एक ये दर्शाती है कि समीकरण एक से स्पष्ट है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या समय के साथ चर घातांकी रूप से घटती है। यहाँ पॉइंट से रिमेंबर में हमने ये बता रखा है कि समय सक्रिय नाभिकों की संख्या भी चर घातांकी रूप से घटेगी। एक हम पढ़ेंगे आगे सक्रियता, इसको हमने यहाँ R से लिख दिया है, ये R क्या है यहाँ पर, सक्रियता R से लिखा है इसको। तो R भी चर घातांक रूप से घटेगा, आगे और क्लियर हो जाएगी बात। और सक्रिय जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसकी सक्रिय नाभिकों की संख्या के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी चर घातांक के रूप से घटता जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम कुछ परिभाषाएं लेंगे। ओके, थैंक यू।